हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएससी स्टडी हब। आज मैं आपके सामने एक और कैंडिडेट के इंटरव्यू को लेकर आई हूँ। तो जानते हैं कैंडिडेट के बारे में। कैंडिडेट का इंटरव्यू जो है वो राजकुमारी गुजर मैम जो है इनके बोर्ड में हुआ था। 29 जून 2021 को इनका इंटरव्यू हुआ। इनका इंटरव्यू जो है वो 17 से 18 मिनट चला। क्वालिफ़िकेशन जो है इन्होंने सिविल इंजीनियरिंग जो है वो करी है। इनकी हॉबी जो है वो साइकिलिंग है। तो आइए जानते हैं इनसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, साथ ही जानेंगे उनके आंसर्स के बारे में। चेयरपर्सन मैम जो है उन्होंने पूछा वही नॉर्मली क्वेश्चन, 10th कहाँ से की, 12th कब और कहाँ से की, बीटेक कहाँ से करी, इसके बाद से क्या कर रहे हो, यूपीएससी में कहाँ तक पहुँचे थे। अब इन्होंने उत्तर दिया होगा कि इसके बाद से क्या कर रहे हो। यूपीएससी की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं ये, तो यूपीएससी में कहाँ तक पहुँचे इनसे ये पूछा गया। आपकी हॉबी साइकिलिंग है, कितने किलोमीटर चला लेते हो, आप तो यंग हो तो इतने चलाते हो, हम जैसे लोगों को कितनी किलोमीटर चलानी चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है। तो साइकिलिंग जिसकी हॉबी है वो थोड़ा देख लीजिएगा। साइकिलिंग करते हुए पैरों की कौन सी मांसपेशियाँ जो है वो काम आती है, ये इनसे क्वेश्चन पूछा गया। फिर मेंबर 1 है, उन्होंने पूछा धर्म क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ व्याख्या दी है क्या, कितने धर्म है दुनिया में ये पूछा। ऋत क्या होता है, ऋषि किसे कहते हैं, ऋत और ऋषि में क्या संबंध है। ऋत तो हमारे जो फिलॉसफी जो है, हमारे दर्शन शास्त्र जो पेपर सेकंड में है उसमें भी ऋत होता है कि ब्रह्मांड की जो एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसका जो है देवता भी उल्लंघन नहीं कर सकते, यानी एक कोड ऑफ कंडक्ट टाइप में होता है जिसका रूल जो है वो नैतिक रूप से जो है वो सभी लोगों को फॉलो करना होता है। इसी तरह से ऋषि जो है उसके बारे में पूछा गया। फिर नेक्स्ट पूछा गया भागवत गीता पढ़ी है, आपके सिलेबस में थी, ये बताइए। जब श्री कृष्ण अर्जुन का वार्तालाप चल रहा था तब श्री कृष्ण 4 प्रकार के वर्गों की बात करते हैं, तब अर्जुन उनसे क्या पूछते हैं। तो इसका आंसर भी इनको नहीं बताता, तो इन्होंने सॉरी सर कहा। तो आप थोड़ा देख लीजिएगा, भगवत गीता जो है उससे क्वेश्चन जो है लगभग पूछ जाते हैं, तो भगवत गीता को थोड़ा आप और देख लीजिएगा। भगवत गीता किस प्रकार का ग्रंथ है, आध्यात्मिक या भौतिक जीवन से जुड़ा हुआ। फिर पूछा रामचरितमानस ये कैसा ग्रंथ है। इस तरह से ये जो है रामचरितमानस जो तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई है उसके बारे में भी इनसे पूछा। नेक्स्ट मेंबर 2 जो है उन्होंने पूछा एक अच्छे लीडर में क्या क्या गुण होने चाहिए। ये प्रश्न जो है वो भी 1-2 बार पहले भी इंटरव्यू जो हुए हैं उनमें भी पूछा जा चुका है। वापस डिस्कस कर लेते हैं कि एक अच्छा लीडर जो है उसमें क्या होता है, अच्छी नीति निर्माण करने की क्षमता होती है। ठीक है, परस्पर जो हित होते हैं उनकी रक्षा करता है। परस्पर हितों से आशय ये हो गया कि खुद के हित प्लस में जो टीम जो उसके साथ काम कर रही है उसके हितों की रक्षा जो है वो करता है। ठीक है, हर परिस्थिति में क्या है, मनोबल को बनाए रखता है, चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति हो वो धैर्य को जो है वो नहीं खोता है, जनहित में जो है वो कार्य करता है। ठीक है, और साथ में क्या करता है, कंट्रोल भी करता है और मोटिवेट भी करता है जो अपने जो कर्मी होते हैं उनको। समन्वयवादी जो है उसकी नीति प्रवृत्ति होनी चाहिए, टीम स्पिरिट की भावना जो है उसमें होनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई भी उसके साथ जो सहकर्मी अच्छा काम करते हैं तो उनको क्रेडिट भी जो है वो देता है। संगठन को लगातार गतिशील बनाए रखता है। ठीक है, जो संगठन के जो लक्ष्य है उनको प्राप्त करने के लिए जो नीति निर्माण है और जो नीति से रिलेटेड जितने भी कार्यशैली है उसको वो कंटिन्यू बनाए रखता है। अधीनस्थ कर्मचारियों के आपसी टकराव को वो कम से कम करने की कोशिश करता है। ठीक है, अधीनस्थ कर्मचारियों के हितों की भी रक्षा वो करता है। तो इस तरह से लीडर के बहुत सारे गुण हो सकते हैं, जो मुझे ध्यान थे वो मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिए। नेक्स्ट आया, आप सिविल इंजीनियर हो तो आप प्रशासन में आके ऐसा क्या नया करोगे जो एक आर्ट्स का स्टूडेंट नहीं कर सकता। तो जिनके सिविल इंजीनियरिंग जिन्होंने करी है उससे जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप थोड़ा देख लीजिएगा। सर्वेइंग का काम नया इंस्ट्रूमेंट यूज़ करोगे जिससे भूमि विवाद कम से कम हो और भूमि की पैमाइश जो है वो एक्यूरेट हो, इनसे ये भी पूछा गया। तो ये सिविल इंजीनियरिंग जिनका बैकग्राउंड है उनसे पूछा गया है। तो इससे पहले भी एक इंटरव्यू हुआ था, उसमें भी उसकी हॉबी जो है वो सिविल इंजीनियरिंग थी, तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, उसमें मैंने काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस करे हैं और उनके आंसर भी डिस्कस करे हैं। फिर नेक्स्ट पूछा गया टोटल स्टेशन क्या है। अब टोटल स्टेशन जो है वो मुझे थोड़ा पता है कि टोटल स्टेशन जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइस होती है जो क्या करती है, सर्वे करने के काम आती है। साथ ही अगर कोई बिल्डिंग जो है वो कंस्ट्रक्ट करनी होती है उसमें भी ये काम आती है, एक्यूरेसी करने के लिए काफ़ी काम आती है। और आप डिटेल से देख लीजिएगा, गूगल करके देख लीजिएगा टोटल स्टेशन क्या है। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस ऑडिटिंग क्या होती है। परफॉर्मेंस ऑडिटिंग जो होती है, मान लो कि कोई संस्था है, ठीक है, उसमें कार्यों का निष्पादन जो किया जाता है तो वो निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप हुआ है या नहीं, इसी को चेक करने के लिए जो है वो परफॉर्मेंस ऑडिटिंग की जाती है। यानी इसका मतलब कि एक्चुअल जो परफॉर्मेंस जो है
उसकी तुलना में जो है हमने जो निर्धारित लक्ष्य किए थे, ठीक है, और जो मानक हमने बनाए थे उसमें जो है कितना डिफरेंस है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमने जो सब कुछ काम किए हैं वो प्रॉपर्ली हुए या नहीं हुए, हमने लक्ष्य को कितना पाया है, कितना परसेंटेज तक हमने जो लक्ष्य निर्धारित किए थे वो हमने पाए हैं नहीं। तो ये क्या करता है, परफॉर्मेंस ऑडिटिंग पारदर्शिता और जवाबदेहिता को जो है वो बढ़ावा देता है। ये जो हमारा पेपर फर्स्ट जो है हमारी, ठीक है, उसमें प्रबंधन के में जो टॉपिक है मैनेजमेंट, उसमें भी ये जो है शामिल है, परफॉर्मेंस ऑडिटिंग, आरएस मेंस का जो पेपर है। बजट क्या होता है, कितने प्रकार के बजट होते हैं। अब बजट जो होता है वो ये होता है कि सरकार के आय और व्यय का ब्यौरा जो होता है वो बजट कहलाता है, क्योंकि सरकार की जो नीति होती है, ठीक है, उसका ये काम करता है। सरकार जितनी भी पॉलिसी बनाती है उसको एनालिसिस करने के लिए हम बजट बनाते हैं, जैसे राजस्व व्यय कितना आया, राजस्व जो पूंजीगत व्यय कितना किया, राजस्व आय कितनी हुई, ठीक है, पूंजीगत जो आय है वो कितनी हुई। इस तरह से ये जो हम क्या करते हैं इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। और आर्टिकल 112 जो है हमारा भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 112 है उसमें जो है बजट जो है उसका उल्लेख जो है वो किया गया है। ओके, उसके बाद में हम बात करें कि लोकसभा और बजट जो है कितने प्रकार के बजट होते हैं। हाँ, ये पूछा गया है कितने प्रकार के बजट होते हैं। तो बजट जो है जैसे पारंपरिक बजट हो गया, पूंजी बजट हो गया, ठीक है, पारंपरिक बजट जो पहले चलाया था, जो पारंपरिक रूप से जो चलाया है, ठीक है। फिर पूंजी बजट हो गया, उसके बाद में निष्पादन बजट जो हो गया, आउटकम बजट हो गया, शून्य आधारित बजट हो गया, और एक नया टाइप का बजट जेंडर बजट। इस टाइप से ये जो है बजटिंग के जो है वो टाइप्स होते हैं। अब बजट जैसे हम देखें, निष्पादन बजट तो है ही कि जो हमने कार्य और लक्ष्य जो है, ठीक है, उसके आधार पर हमने जो बजट का निर्माण किया गया है वो निष्पादन बजट कहलाता है। ओके, और पूंजी बजट में क्या होता है कि पूंजीगत जो प्राप्तियां और जो पूंजीगत जो भुगतान होते हैं उनको सम्मिलित करते हैं। जैसे कि क्या हो गया, बाजार ऋण हो गया, भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त उधारियां हो गई, विदेशी सरकारों एवं संस्थाओं से प्राप्त ऋण हो गया, ठीक है। इस तरह से जो भी ऋण होते हैं वो हमारे क्या हो गए, पूंजी बजट में शामिल किए जाते हैं। फिर हमारा हो गया शून्य आधारित बजट। शून्य आधारित बजट क्या होता है कि इस बजट में क्या होता है कि जो पहले की जो मद थी, ठीक है, जो पहले वाला बजट होता है उसमें पहली वाली मद को क्या किया जाता है, शून्य मान लिया जाता है, और नए सिरे से जो है नए बजट का मूल्यांकन किया जाता है, यानी बजट को जो है नए सिरे से घोषित किया जाता है। जैसे शून्य आधारित बजट जो होता है उसमें जितनी भी योजनाएं होती है, कार्यक्रम होते हैं, क्रियाकलाप होते हैं, उनको तीव्र गति से लागू करने के लिए, ठीक है, परिणामों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए क्या करते हैं हम, बल देते हैं, ठीक है। और ये जो शून्य आधारित बजट है ये लगभग 1986 या 87 में जो है वीपी सिंह जो है हमारे वित्त मंत्री थे, उस टाइम पे उन्होंने जो है इसका जो पहल करी थी, ठीक है। इसको पहली बार जो है ये बजट प्रस्तुत किया गया था। उसके हम बात करें आउटकम बजट। आउटकम बजट जो होता है वो सामान्य बजट की गुणवत्ता का परीक्षण करता है, ये कि जो बजट हमने क्रियान्वयन किए, जो बजट हमने लागू किया गया है, ठीक है, वो भौतिक लक्ष्यों का निर्धारण करता है या नहीं करता है। बजट के क्रियान्वयन की गुणवत्ता जो है वो प्रॉपर तरीके से इसके माध्यम से की जाती है, ठीक है। और उसके बाद में नेक्स्ट बजट है हमारा जेंडर बजटिंग। जेंडर बजटिंग क्या होता है इसके बारे में हम आगे देखते हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो जेंडर बजटिंग पे ही है। जेंडर बेस्ड बजटिंग कब से प्रारंभ हुई भारत में। अब जेंडर बजटिंग जो है वो 2005 और 6 में जो है इंडिया में प्रारंभ हुई थी। 2005-6 में पहली बार जो है वो जेंडर बजटिंग जो है प्रस्तुत की गई थी। अब जेंडर बजटिंग होती क्या है कि जब बजट को लिंग विशेष के आधार पर तैयार किया जाता है, ठीक है, जैसे लिंग विशेष के लिए विशेष रूप से प्रावधान किए जाते हैं तो वो जेंडर बजटिंग कहलाती है। जैसे महिलाओं के लिए जो है विशेष रूप से बजटीय रणनीति जो है वो बनाई जाती है, तो उसी को हम जेंडर बजट कहते हैं। जेंडर बजट के माध्यम से सरकार क्या करती है, महिलाओं के विकास के लिए, कल्याण के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए क्या करती है, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम और योजनाओं के लिए बजट में एक निश्चित धनराशि जो है वो घोषित करती है। तो इसी को हम क्या करते हैं, जेंडर बजटिंग कहते हैं। भारत का बजट क्यों बनाया जाता है। अब भारत का बजट जो है वो इसलिए बनाया जाता है कि आय व्यय का लेखा जोखा जो है वो सरकार की जितनी भी नीतियां हैं, ठीक है, उसमें कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, कहाँ कौन सी योजना में खर्च हो रहा है, ये सभी जो है वो दर्शाने के लिए जो है भारत का बजट बनाया जाता है, ताकि लोक कल्याणकारी जो है राज्य की स्थापना हो सके। संविधान के भाग 3 और भाग 4 में क्या संबंध है। अब संविधान के भाग 3 में सभी को पता है कि मूल अधिकार है, और भाग 4 में जो है नीति निर्देशक तत्व है। ओके, उसमें क्या होता है कि भाग 3 जो है उसमें मूल अधिकार 12 से लेकर 35 तक हो गए हमारे, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, जबकि हमारे डीपीएसपी जो कि नीति निर्देशक तत्व है वो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक कहते हैं। अब जो इन दोनों को मिलाकर जो है,
ठीक है, इन दोनों को ही मिलाकर हम क्या बोलते हैं कि ये संविधान की आत्मा और चेतना है, जो कि क्या करते हैं, जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं। सामाजिक आर्थिक न्याय जो है उसकी स्थापना जो है ये दो करते हैं। और इनका संबंध इस तरह से है कि जब भाग 3 और भाग 4 में टकराव उत्पन्न होता है तो मूल अधिकारों को जो है प्राथमिकता पहले दी जाती है, क्योंकि मूल अधिकार जो है वो क्या है, इनमें न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। इसके अलावा न्याय योग्य भी जो है ये होते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व जो है वो न्याय योग्य नहीं है, यानी इनको कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। नेक्स्ट है हमारा सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय जो है वो क्या होता है। सामाजिक जो न्याय है हमारा वो हो गया कि जितने भी वर्ग है समाज में, SC ST OBC, बच्चे, विकलांग, महिलाएं, सभी को एक समान समझना, ठीक है, उनके लिए कार्य करना, सभी को समान अवसर प्रदान करना, समान कार्य के लिए समान वेतन देना, जितनी भी सामाजिक स्कीम्स है उनके माध्यम से जो वीकर जो सेक्शन है उसको संबल प्रदान करना, श्रमिकों कमजोर वर्गों का उत्थान करना, ये सामाजिक न्याय जो है वो कहलाता है। उसके बाद में हम बात करें राजनीतिक न्याय की। राजनीतिक न्याय ये हो गया कि राजनीति में जो है अवसर की समानता, यानी सभी को राजनीति में समान अवसर मिले, सभी वयस्क जो है उनको वोट देने का अधिकार हो, अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार हो, चुनाव लड़ने का अधिकार हो, विचार भाषण सम्मेलन आदि संगठन, ठीक है, आदि बनाने का अधिकार हो, प्रेस की स्वतंत्रता हो, न्यायपालिका की स्वतंत्रता हो, बिना किसी भेदभाव के सार्वजनिक पद जो है उनको प्राप्त हो, राजनीति में कुलीन वर्ग और विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग जो है उसकी समाप्ति है। समाप्ति ही क्या है, राजनीतिक न्याय है। ओके, फिर हम बात करें ऐसा कौन सा सामाजिक न्याय का सिद्धांत है जो DPSPC के साथ मूल अधिकार भी है। तो ये आप थोड़ा देख लीजिएगा, मुझे भी नहीं पता, अगर किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सामाजिक न्याय का कौन सा सिद्धांत है जो DPSPC के साथ मूल अधिकार भी है। नेक्स्ट है शिक्षा का अधिकार क्या है। शिक्षा का अधिकार 2009 का ही है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। उसके बाद में हमारा है NEP के क्या प्रावधान है, NEP का क्या उद्देश्य था, यानी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है उसके प्रोविजंस क्या है और NEP के क्या उद्देश्य है। ये क्वेश्चन जो है वो जब मार्च और अप्रैल में इंटरव्यू होते उनसे भी पूछा जा रहा था और अब जो इंटरव्यू हो रहा है उनमें भी पूछा जा रहा है। तो ये नई शिक्षा नीति जो है उसके प्रोविजन जो है वो अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अपकमिंग इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं। आपने SDG 4 का जिक्र किया है। SDG 4 क्या होते हैं। अब SDG क्या होते हैं कि SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सतत संधारणीय लक्ष्य जो है जो कि UNO के हैं। 17 लक्ष्य हैं इसमें, ओके, 169 जो है इसमें उद्देश्य हैं। 17 लक्ष्य के 169 इसमें क्या है, उद्देश्य हैं। तो ये क्या करता है, UNO ने जो क्या है 2015 में जो है, ठीक है, ये लक्ष्य जो है वो घोषित किए थे। 2030 तक के लिए लक्ष्य बनाया गया था, 15 सालों के लिए लक्ष्य बनाया गया था, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय विकास यानी भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय विकास जो है वो कैसे किया जाएगा, इसके लिए विभिन्न प्रकार के लक्ष्य जो है वो निर्धारित किए गए हैं, जैसे गरीबी, भुखमरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, लैंगिक समानता, जल, स्वच्छता, ऊर्जा, आर्थिक वृद्धि, जैसे कई क्लाइमेट चेंज आदि कई जो इसमें 17 लक्ष्य जो है वो निर्धारित किए गए हैं। जैसे कुछ लक्ष्य की हम बात करें कि जैसे हमारा SDG 1 है वो गरीबी उन्मूलन की बात करता है, SDG 2 जो है वो जीरो हंगर की बात करता है, SDG 3 जो है हमारा अच्छा स्वास्थ्य कैसे प्रदान किया जाए उसकी बात करता है, और G4 जिसके बारे में यहाँ पूछा गया है, SDG 4 जो है हमारा वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा यानी समावेशी समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन हो, चाहे स्कूलों में बच्चियों की शिक्षा से रिलेटेड हो, ड्रॉप आउट जो है उसको रोकने संबंधित हो, और जो पुरुष और महिला साक्षरता जो है उसके रेशियो के लेकर हो, मतलब हर चीज़ जो है इसमें क्या की गई है, इम्प्रूवमेंट के लिए बात करी गई है। फिर SDG 5 जो हमारा लैंगिक समानता पर बात करता है, और जो 6 है हमारा स्वच्छ पानी और स्वच्छता पर बात करता है, और 7 जो है हमारा स्वच्छ ऊर्जा पर बात करता है। इस तरह से बहुत सारे लक्ष्य जो है बनाए गए हैं, आप इनको थोड़ा रट लीजिएगा क्योंकि SDG जो है ये भी पूछ रहे हैं, थोड़ा और देख लीजिएगा आप। SDG और क्लाइमेट चेंज में क्या संबंध है, किस प्रकार SDG इसे कम करने में सहायक है। SDG जो है गोल 13 जो है वो क्लाइमेट चेंज से संबंधित है, यानी SDG का जो 13 गोल है वो क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट एक्शन को रिलेटेड है, जिसमें क्या करना है, कार्बन उत्सर्जन जो है उसको कम करने पर बात कही गई है। इसी के तहत भारत ने जो है 2015 में प्रतिबद्धता भी जाहिर की थी कि 2005 के स्तर तक की तुलना में उत्सर्जन जो है वो 2030 तक हम 33% से लेकर 35% क्या कर देंगे, हम कम कर देंगे, और उसमें INDC गोल्स भी शामिल है। ये इसने क्या था। इसके अलावा पेरिस जो एग्रीमेंट हुआ है वो भी इसी का परिणाम है, विभिन्न देशों में पेरिस एग्रीमेंट हुआ है। ओके, तो ये भी आप थोड़ा और डिटेल से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है लीडर्स के कितने टाइप होते हैं। एक मोदी जी जैसे हैं, एक मनमोहन जी जैसे हैं, ऐसा क्या वर्गीकरण है। लीडर्स जो होते हैं उनके जो वर्गीकरण हम देखें तो लीडर्स के जो वर्गीकरण है उसमें ये है कि तानाशाही हो गई, तो ठीक है,
तानाशाही में ये हो गया जैसे कि सत्तावादी हो गए और रचनात्मक हो गए, परंपरागत हो गए, प्रजातांत्रिक, वैधानिक, विशेषज्ञ, करिश्माई, कूटनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ, नौकरशाही, निरंकुश, लोकतांत्रिक, इस तरह बहुत सारे टाइप होते हैं। ठीक है, ये जब हम पेपर फर्स्ट पढ़ते हैं उसमें भी हम पढ़ते हैं कि नेतृत्व जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, तो उसी से आई थिंक ये क्वेश्चन जो उठ के आया है। और साथ में इसमें मोदी जी और मनमोहन सिंह जी जो हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा डिफरेंस पूछ लिया गया है। तो इसके बारे में मैं जो है थोड़ा आगे, जब एक स्लाइड है उसके साथ में डिस्कस करूँगी। नेक्स्ट है, ऐसे नहीं थोड़ा मैनेजमेंट की टर्म्स में बताइए कितने प्रकार के लीडर होते हैं। तो मैनेजमेंट की टर्म्स में पूछ रहे हैं, तो मैनेजमेंट की टर्म्स में हमने बात कर ली, तानाशाही हो गई, सत्तावादी हो गए, रचनात्मक हो गए, निरंकुशवादी हो गए, लोकतांत्रिक हो गई, सब जो बात करी है वो सब हो गई। अभी हाल ही में एक बिल्डिंग बनी है जो सबसे कम समय में बनाई गई है। कितने मंजिल की है, कितने समय में बनाई गई है? अभी हाल ही में चाइना में जो है वो 28 घंटों में 10 मंजिला इमारत जो है वो बनाई गई है, जिसमें टेक्निक जो है वो भूकंप रोधी जो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट टेक्निक जो है इसमें यूज़ करी गई है। ये 28 घंटों में बनाई गई है। कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की उसमें थोड़ा डिटेल से बताओ। अब टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ करी, मुझे तो ये बताया कि उसमें अर्थक्वेक रेजिस्टेंट टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया था। ये क्वेश्चन जो है दोबारा पूछा गया है, इससे पहले भी जो एक इंटरव्यू हुआ था उसमें भी सेम क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। उसका जो बैकग्राउंड था वो भी क्या था, सिविल इंजीनियरिंग ही था। अब हम देख लेते हैं मोदी जी और मनमोहन सिंह जी की जो लीडरशिप की जो स्टाइल है वो देख लेते हैं। ठीक है, पहले हम बात करते हैं कि जो नरेंद्र मोदी जी हैं उनकी लीडरशिप स्टाइल की बात करें तो क्या है, वो एक सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग लीडरशिप स्टाइल रखते हैं, जिसमें क्या होता है सिचुएशन और टास्क में के अकॉर्डिंग जो है वो कार्य करते हैं। ठीक है, सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग लीडरशिप जो है वो फॉलो करते हैं, जिसमें क्या होता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक के अकॉर्डिंग जो है वो काम करते हैं। जैसे उनका मन की बात हो गया, जैसे बहुत सारे जो फीडबैक लेकर वो क्या करते हैं, काम करते हैं। तो बात करते हैं विजडम एंड एक्सपीरियंस। अब विजडम और एक्सपीरियंस की बात करें तो जो मनमोहन सिंह जी है वो है सिस्टम लीडर। ओके, मतलब एक सिस्टम से काम करना चाहते हैं, जबकि जो हमारे नरेंद्र मोदी जी है वो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर है, यानी किसी भी चीज़ में परिवर्तन करने में विश्वास करते हैं। स्ट्रेटेजिक एक्शन में क्या है, विजनरी लीडर है ये, और ये स्ट्रेटेजिक लीडर है। विजनरी यानी कि ये किसी चीज़ को दूरदृष्टि से देखते हैं, जबकि ये एक स्ट्रेटेजी बनाकर जो है वो काम करते हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग, मेंटर और कोच के रूप में, जबकि ये कोलैबोरेटिव लीडर है, सहयोग जो है वो उसके रूप में ये काम करते हैं। इंटेलेक्चुअल अप्रोच में क्या है, इंटेलेक्चुअल लीडर है ये, और ये इनोवेटिव लीडर है, यानी ये नए नए जो है वो इनोवेट जो है वो करते रहते हैं। जैसे मन की बात जो है उनका इनोवेटिव हो गया। इसके अलावा नई नई जो स्कीम्स है, ठीक है, वो उन्होंने जो है वो बनाई है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट हो गया, बहुत सारी स्कीम जो है नरेंद्र मोदी की आप याद कर लीजिएगा। अचीविंग गोल्स, टास्क ओरिएंटेड लीडर है, जबकि ये प्रोजेक्ट ओरिएंटेड लीडर है। प्रोजेक्ट ओरिएंटेड से मतलब हो गया कि सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग लीडरशिप स्टाइल जो है वो रखते हैं, हर चीज़ को प्रोजेक्ट बेस पर लेकर काम करते हैं। और नेक्स्ट है हमारा इथिकल अप्रोच में क्या है, वर्चुअस लीडर है ये, जो हमारे मनमोहन सिंह जी है। वर्चुअस लीडर से मतलब ये हो गया कि ह्यूमैनिटी और ऑनेस्टी से लेकर ये काम करते हैं, जबकि लीडरशिप नरेंद्र मोदी जी की जो स्टाइल है वो रिजल्ट ओरिएंटेड लीडर, यानी रिजल्ट उनको जो है वो चाहिए, एक टाइम बाउंड लिमिट करते हैं और लिमिट में जो है वो बनाकर ये काम करते हैं कि इतने टाइम में हमें लक्ष्य प्राप्त करना है। वैल्यू एंड बिलीव्स, अकोमोडेटिंग लीडर है, और जबकि ये क्या है, ऑथोरिटेरियन लीडर है। अब दोनों में ये आप देखते हैं कि दोनों जो लीडर है उसमें दोनों की स्टाइल जो है वो अलग अलग है। तो नरेंद्र मोदी जी की स्टाइल को जो है अभी काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जा रहा है कि उन्होंने जो है काफ़ी क्विक डिसीजन लेते हैं, क्विक डिसीजन लेते हैं, साथ में टास्क जो है उसको समय बाउंड होकर वो कम काम करने की कोशिश करते हैं। आप इसको थोड़ा गूगल करके और देख लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा बताया हुआ है। नेक्स्ट है राजस्थान में कितने प्रकार के बिल्डिंग मटेरियल पाए जाते हैं और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। इसके बारे में जो मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस भी करा है कि राजस्थान में कितने प्रकार के बिल्डिंग मटेरियल पाए जाते हैं और कहाँ कहाँ हैं। लाइम स्टोन और मार्बल में क्या अंतर है, सैंड स्टोन कैसे अलग है इनसे, कौन सा अच्छा रहता है। फिर नेक्स्ट है राजस्थान में माइनिंग कितने मिनरल की हो रही है। अजमेर में कोई संवैधानिक संस्था है क्या। अजमेर में संवैधानिक संस्था जो है वो आरपीएससी है। आरपीएससी में किसका पद संवैधानिक है, आरपीएससी में आरपीएससी चेयरमैन और सदस्य सभी का पद जो है संवैधानिक है। फिर उन्होंने आंसर दिया होगा तो हंसते हुए मेंबर ने कहा चलो मेंबर भी संवैधानिक पद है, किसी ने तो कहा, ये ऐसा बोला गया। फिर नेक्स्ट है चेयरपर्सन मैम जो है वो दोबारा क्वेश्चन पूछती है, किसान आंदोलन जो है वो क्यों हो रहे हैं।
ओके किसान आंदोलन क्यों रहे हैं, इसके बारे में मैंने प्रीवियस जो क्वेश्चन आंसर के वीडियोस हैं उसमें डिस्कस करा है, तो आप देख लीजिएगा। एक कमेटी बनाई थी 3 मेंबर की, उनके नाम क्या थे, अभी क्या स्टेटस है उसका। तो ये कमेटी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि कमेटी जो है वो पहले बनाई तो गई थी 4 मेंबर की, लेकिन जो कृषि नेता भूपेंद्र सिंह मान जो है वो बाद में इससे अलग हो गए थे। तो अभी केवल कमेटी में 3 सदस्य थे। कौन से थे? अशोक गुलाटी, प्रमोद कुमार जोशी, अनिल धनवत। ये सभी जो है कृषि विशेषज्ञ हैं। तो इस तरह से इनके नाम हैं। इन्होंने स्टेटस तो बता दिया था, लेकिन 3 मेंबर्स के नाम जो है वो इनको याद नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएन क्या है, क्यों बनाया गया। यूएन जो है यूनाइटेड नेशन जो है, यूएन की स्थापना जो है वो 1945 में हुई थी। ठीक है, ये क्या है? ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो क्या करती है, अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा, मानवाधिकार और सामाजिक विकास के लिए ये काम करती है। इसका ये जो उद्देश्य जो है वो यही है। यूनाइटेड नेशंस जब स्टार्टिंग में जो थी इस संख्या आई थिंक 55 के लगभग, 54 या 55 के लगभग जो इसके मेंबर थे, और आज मेंबर की संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो अब ये क्या करती है, मानवाधिकार के लिए काम करती है, सामाजिक विकास के लिए, सामाजिक न्याय के लिए। और इसके जो 6 जो है इसके पार्ट हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हो गया, सुरक्षा परिषद हो गई, महासभा हो गई, और सामाजिक व आर्थिक न्याय परिषद। इसके अलग अलग जो है वो कंपोनेंट्स हो गए। इसके अलावा बहुत सारी संस्थाएं जो है वो भी इसमें पार्टिसिपेट करती है, वो इसका भाग है, जिसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस करा है। भारत इसका सदस्य कब से है, सुरक्षा परिषद में कितनी बार सदस्य बना है भारत। अब भारत जो है इसका सदस्य वैसे तो 1945 से ही है, लगभग 5-7 दिन बाद ही, इसकी स्थापना के 5-7 दिन बाद ही भारत जो है इसका सदस्य बन गया था। लेकिन सुरक्षा परिषद जो है उसमें कितनी बार सदस्य बना है। सुरक्षा परिषद जो है वो यूएन की काफ़ी जो है मजबूत संस्था है, जिसमें भारत जो है वो समय समय पर मेंबर रहा है। अब तक जो है वो 8 बार मेंबर जो है भारत रह चुका है इसका। तो सुरक्षा परिषद जो है उसमें जैसे कि हम बात करें 1950 में मेंबर रहा, 1967 में मेंबर रहा, 1972 में रहा, 1977 में रहा, 1984 में रहा, 1991 में रहा, 2011 में रहा, और 2021 में हाल ही में जो है ये वापस से 8वीं बार जो है वो सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य जो है भारत बना है। अब लगातार सुरक्षा परिषद में जो है भारत की मांग उठ रही है कि हमें जो है स्थायी सदस्य का दर्जा दिया जाए। नेक्स्ट है भूकंप रोधी बिल्डिंग बनानी है तो क्या क्या करोगे। आपने इस कमरे में ये छत है, इसके नीचे कोई सपोर्ट नहीं है, कॉलम का सिर्फ साइड में कॉलम है, तो फिर छत का लोड कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है। तो इनसे सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। ये 2 क्वेश्चन और सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, तो जिसका बैकग्राउंड सिविल इंजीनियरिंग है वही 2 क्वेश्चन और देख लीजिएगा, इनका आंसर भी ढूंढ लीजिएगा। चूरू सबसे गर्म और सबसे ठंडा क्यों है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है एक। अब चूरू जो है हमारा थार मरुस्थल में स्थित है, थार जो एरिया है वहाँ पर स्थित है, तो ये एक सेमी एरिड जोन में जो है वो आता है चूरू हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, बहुत सारे सैंड ड्यून्स हैं, और सैंड ड्यून्स का भी एक निश्चित जो है ज्यामिति है। जैसे 360 डिग्री में क्या है, इसके सैंड ड्यून्स जो है वो आते हैं। जैसे जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर में जो है सैंड ड्यून्स 360 डिग्री में नहीं है, लेकिन चूरू में जो है सैंड ड्यून्स 360 डिग्री में सभी सैंड ड्यून्स जो है वो मतलब चूरू को घेरे हुए हैं। तो इससे क्या होता है, एक तो एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है वहाँ पर बनता है जब भी, और जब क्लियर वेदर रहता है यानी मौसम बिल्कुल साफ रहता है, और एंटी साइक्लोनिक जब प्रतिचक्रवात का सर्कुलेशन बनता है, और वहाँ पर क्या है ड्राई समर विंड्स, ये तीनों का जब कॉम्बिनेशन बनता है तो क्या वेस्ट से तीनों कॉम्बिनेशन बनकर आ जाते हैं, तो क्या करते हैं ये चूरू को क्या करते हैं, गर्म करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या है वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, और सर्दियों में क्या होता है यहाँ पर पारा जो है वो बहुत ज़्यादा गिर जाता है, तो उससे क्या ठंड बहुत ज़्यादा पड़ जाती है। और सैंड आपको पता ही है कि जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी जल्दी ठंडी भी होती है। तो इस तरह से इनका इंटरव्यू जो है समाप्त हुआ। ओके, आपका इंटरव्यू समाप्त होता है, आप जा सकते हैं। लास्ट में इनको ऐसा बोला गया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।